गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक की राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य उदारवादियों से भिन्न थे। उदारवादियों से जो प्रमुख अंतर था उनका, वो साधनों के प्रसंग में था। देश के लिए स्वराज्य तिलक का एकमात्र लक्ष्य था और तिलक साधनों की नैतिकता या संवैधानिकता की अपेक्षा उनकी प्रभावशीलता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। और तिलक के अनुसार इस स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो प्रमुख साधन थे वे थे स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के द्वारा स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने स्वयं ही केसरी में लिखा है कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, इसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार इसकी दो शाखाएं हैं। उदारवादी जो विचारधारा के नेता थे वो भी स्वदेशी को एक आर्थिक विकास के साधन के रूप में तो अपनाने की बात सोचते थे और वे सोचते थे कि स्वदेशी उचित है तब बहिष्कार अनुचित है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक और अन्य उग्रवादियों ने स्वदेशी को आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में भी अपनाया। तिलक का विचार था कि जब आप स्वदेशी की बात को स्वीकार करते हो तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का ही एक पूरक था। स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष था, उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक के बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय लोगों का जो असंतोष था उसकी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का नारा केवल नारे के रूप में ही नहीं प्रचलित किया, उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार को प्रत्येक गांव कस्बे में पहुंचाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया था। तिलक स्वयं अपने घर में काते हुए सूत से बने हुए वस्त्र पहनते थे और वे उन्हीं मोटे वस्त्रों में अदालत भी जाते थे और साम्राज्ञी जो विक्टोरिया थी उसके दरबार में भी वो घर में बने हुए सूती वस्त्रों को पहनकर ही गए थे। तिलक स्वयं मन, वचन और कर्म से स्वदेशी थे। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा था। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मनाते हुए इसे स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख माध्यम बनाया था। 8 जनवरी 1907 को तिलक ने केसरी में लिखा है कि विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए, केवल इस देश में बनी वस्तुएं जो यहाँ उत्पादित की जाती हैं वही खरीदी जाएं, उन्हीं का इस्तेमाल हो। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग में करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वह कितना ही मोटा क्यों न हो। तिलक का एक ये भी विचार था कि शासन की नीति
इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए। लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाकर इस देश के छोटे मोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी है और उन्होंने उनको कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में रखकर उनको पतन की ओर ही धकेला है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि हम प्रत्येक भारतवासी स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी के माल के बहिष्कार की नीति अपना लें तो देश के उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी और देश का विकास होगा। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को केवल आर्थिक विकास के साधन के रूप में ही नहीं अपनाया, इन्होंने इसके साथ ही इनको राजनीतिक आंदोलन का भी एक रूप दिया था। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का अर्थ यह भी बताया कि विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस के पटल से लुप्त कर दिया जाए। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बना देना चाहा और इस प्रकार उन्होंने स्वदेशी की भावना भरने का भी बहुत प्रयास किया था। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इनका मूल उद्देश्य ये है कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगें मनवाने के लिए विवश कर दिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तो हमें स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें मानने के लिए भी विवश हो जाएगी। और उनका मानना था कि यदि बहिष्कार एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाएगा तो ब्रिटिश सत्ता से भी भारत की मुक्ति के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास शस्त्र नहीं है किंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास बहिष्कार के रूप में एक प्रभावशाली अस्त्र है। तिलक ने बहिष्कार का अर्थ से केवल विदेशी माल का बहिष्कार ही नहीं था, वे इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में भी देखते थे। वे शासन की नौकरियां, वादियां, सार्वजनिक समारोहों, अदालतों का बहिष्कार, लगान और अन्य कर अदा न करने की बात को भी बहिष्कार में उन्होंने शामिल किया था। तिलक की यह तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी, लगभग वैसा ही आंदोलन जैसा महात्मा गांधी ने 1920-21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या करते हुए तिलक ने पूना के एक भाषण में जनता से कहा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सफलता के बिना नहीं चलाया जा सकता। अपनी दलित और उपेक्षित अवस्था में भी तुम्हें अपनी शक्ति की चेतना होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असंभव बना दो। तुम डाक और तार का प्रबंध करते हो, आप ही लोग भूमि का बंदोबस्त करते हो, कर वसूली करते हो और वास्तव में प्रशासन के लिए समस्त काम आप ही करते हो, लेकिन अधीनता की स्थिति में। और उन्होंने आगे कहा कि आपको विचार करना चाहिए कि क्या तुम इस प्रकार के कार्य की अपेक्षा अपने राष्ट्र के लिए कोई और अधिक उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। और तिलक ने अपने एक अन्य भाषण में कहा कि यदि तुमसे सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम आत्मत्याग, आत्मसंयम की इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। यही बहिष्कार है। और उन्होंने कहा कि हमारे कहने का आशय ये है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है।
हम कर वसूल करने और शांति स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में भी उनकी सहायता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार तिलक ने लोगों को बहिष्कार का मार्ग और इसका राजनीतिक स्वरूप दिखाकर स्वराज्य का मार्ग प्रस्तुत किया था।